West Bengal passes Aparajita Women and Children Bill for the stringent punishment in case of Melis the Toppers Factory, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल के एंटी रेप बिल के बारे में। इसमें क्या होता है, एंटी रेप बिल वेस्ट बंगाल असेंबली पासेस अपराजिता बिल, जो कि अपोजिशन एक्सटेंड फुल सपोर्ट, यहाँ पे यूनिनामिसली हुआ है, अपोजिशन के फुल सपोर्ट से ये बिल पास किया गया है। तो ये बिल क्यों पास किया गया, सबसे इम्पोर्टेंट कि ये बिल पास किया गया क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक 31st ईयर ओल्ड ट्रेनी डॉक्टर का रेप एंड मर्डर होता है। उसके रिस्पॉन्स में स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल पास करती है ये बिल। ये बिल पास किया गया 3 सितंबर 2024 को, जिसका नाम है वेस्ट बंगाल एंटी रेप अपराजिता बिल, जो कि कम इनटू फोर्स 5 सितंबर से ये कम इनटू फोर्स इफेक्ट में आ गया है। उसके बाद से इसका पूरा नाम जानते हैं तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आ गया है। उसके बाद से इसका पूरा नाम जानते हैं तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज पास एंटी रेप अमेंडमेंट बिल टाइटल अपराजिता विमेन एंड चिल्ड्रन वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। अब ये क्यों पास किया गया, क्योंकि क्रिएट किया जाए सेफर इन्वायरमेंट फॉर विमेन एंड चिल्ड्रेन। ये क्यों, रिस्पॉन्स में आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस के रिस्पॉन्स में ये चीज पास की गई है। उसमें अब की पॉइंट की इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो ये जो न्यूली टेबल्ड बिल है इसमें अमेंडमेंट की बात करता है, मतलब बीएनएस के कुछ सेक्शंस में अमेंडमेंट की बात करता है। तो इसके कुछ प्रोविजंस है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहली चीज, डेथ पेनाल्टी फॉर द रेप। जो इंसान कॉन्विक्ट होता है, रेप के लिए दोषी करार दिया जाता है कोर्ट के तरफ से कि उसने रेप किया है, उसके लिए प्रोविजन लाया जाए कि उसको कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, मतलब सजाए मौत दी जाए, अगर उसके एक्शन के वजह से विक्टिम की, मतलब जिसके साथ वो रेप करता है, उसकी डेथ हो जाए या वो वेजिटेटिव स्टेट में चली जाए, मतलब कि उसकी मौत हो जाए, या वो एक वेजिटेटिव स्टेट में चली जाए, मतलब कि वो ऐसे स्टेट में रहे ताकि वो जिंदा रहे लेकिन उसकी कोई एक्टिविटी नहीं हो पाए, वैसा है स्टेट। उसके बाद से टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन ट्रायल। इसमें बात की जा रही है कि इन्वेस्टिगेशन जितना जल्दी हो उसके लिए, क्योंकि डिले हो जाता है हमेशा। पहले क्या था कि सब्सटैंशियल, पहले 2 मंथ्स का डेडलाइन होता था ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन करके कंक्लूजन देन रिपोर्ट सबमिट करने का, लेकिन अब इसको रिड्यूस करके 21 दिन का कर दिया गया। जब इनिशियल रिपोर्ट जब लिखी जाए, दर्ज की जाए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करके कंक्लूडिंग 21 दिन के अंदर दे देना होगा। अगर वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाता है, मान लो कि किसी सर्कमस्टेंस में बहुत सारी चीज में एविडेंस नहीं मिल पाता या कुछ, तो उसका एक्सटेंशन अलाउ है, लेकिन वो एक एक्सटेंशन अलाउ बस होगा कि रिटन जस्टिफिकेशन कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर दे। कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर अगर कोई रीजन बताए कि हाँ इस वजह से नहीं हो पाया है अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, तब जाके उसको माना जाएगा। तो ऐसा कैसे होगा कि अगर मान लो कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन 21 दिन के अंदर कंप्लीट हो, कोई हाईएस्ट ऑफिसर, जैसे कि वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से ऊपर के रैंक का होना चाहिए, वो अगर वेरीफाई जस्टिफाई करे तो 21 दिन के बाद 15 दिन का एक्सटेंशन मिलेगा। 21 + 15 दिन, ये भी वो होगा, ये रिकॉर्डिंग रीजन होना चाहिए केस डायरी में, ये चीज मेंटेन होना चाहिए, जो कि हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 192 में है। उसके बाद से थर्ड पॉइंट है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, कि एक स्विफ्ट जस्टिस के लिए एक इस्टेब्लिश्ड करना जरूरी है स्पेशल कोर्ट, जो कि सिर्फ सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर केसेस सुने। उसके बाद से एक अपराजिता टास्क फोर्स होनी चाहिए, जो कि वैसे एक स्पेशल फोर्स होगी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड करेंगे, डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इसको हेड करेंगे। और ये जो इन्वेस्टिगेशन रेप और अदर एट्रोसिटीज अगेंस्ट द विमेन और चिल्ड्रेन के ऊपर जो भी केस वो सेक्सुअल वायलेंस का होता, ये बस उस पे ही फोकस करेंगे और वैसे ही केसेस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसके लिए अपराजिता टास्क फोर्स होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज स्ट्रिक्टर पेनाल्टीज फॉर द रिपीटेड ऑफेंडर्स, कि अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिले, और अगर पॉसिबिलिटी है तो डेथ पेनाल्टी मिले। रिपीटेड ऑफेंडर मतलब कि जो इंसान बार बार ऐसे काम कर रहा हो, एक बार रेप किया फिर पनिशमेंट मिल गई, फिर वो बाहर जाता है फिर से किसी के साथ रेप करता है या कोई भी सेक्सुअल वायलेंस ऑफेंस करता है उसके लिए।
लिए। उसके बाद से नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम आइडेंटिटी, कि जो विक्टिम है, जैसे जिसका रेप हुआ, उसकी आइडेंटिटी को हाइड करना उसकी प्राइवेसी और डिग्निटी के लिए ज़रूरी है। जैसे कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस लड़की का रेप हुआ उसका नेम और उसकी फ़ोटोज़ भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जो कि ये बहुत गलत था। हम लोग निर्भया केस में देखते हैं, तो निर्भया केस में क्या हुआ था ना, हमें विक्टिम के बारे में फोटो पता थी कि शक चेहरा भी नहीं पता था और नाम भी नहीं पता चला, लेकिन इस केस में सब कुछ पता चल गया, फोटोज और नाम। तो ये चीज गलत है। तो उसकी प्राइवेसी और डिग्निटी को मद्देनजर रखते हुए उसके नाम का आइडेंटिटी सब कुछ को हाइड करने का है कि प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद से है थर्ड नेक्स्ट पॉइंट इज पेनाल्टीज फॉर डिलेइंग जस्टिस, कि ये पेनाल्टी की बात करता है कि पुलिस या कोई भी हेल्थ ऑफिशियल्स हैं जो कि वो अपने मतलब डिले करते हैं या टैम्पर करते हैं, किसी भी एविडेंस में छेड़छाड़ी करते हैं एविडेंस के साथ, तो उनके लिए एक पेनाल्टी होगी। ये बस अकाउंटेबिलिटी ऑफ कि कोई भी इंसान नेग्लिजेंस नहीं करे जुडिशियल प्रोसेस में, इसके लिए ये चीज़ प्रोविज़न लाया गया है। जैसे कि इसी केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के केस में देखते हैं कि लड़की का रेप हुआ, उसके बाद से कोई भी उसके लिए एफआईआर दर्ज नहीं हुई, बाद में जाके उसके पेरेंट्स ने की और कॉलेज के तरफ से एफआईआर नहीं हुई, तो ये सब डिले हुआ। इसके लिए पेनाल्टी है इस प्रोविजन में। उसके बाद से पब्लिकेशन रिस्ट्रिक्शन की बात की जाती है कि ये एक स्ट्रिक्ट पेनाल्टी की बात करता है ये बिल, कि कोई भी अनऑथोराइज पब्लिकेशन कोर्ट प्रोसीडिंग से रिलेटेड नहीं होना चाहिए सेक्सुअल ऑफेंस में। अगर कोई करता है तो उसको 3 to 5 years की पनिशमेंट मिलेगी। यही सारे प्रोविजन इस बिल में है, जिसका नाम था वेस्ट बंगाल एंटी रेप अपराजिता बिल, जिसका नाम था वेस्ट बंगाल एंटी रेप अपराजिता बिल।